अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 4 मई है, यानी कि आज से 225 साल पहले 4 मई 1799 के दिन श्रीरंगपट्टनम के अंदर हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी 4th एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने हमारी अगर पिछली वीडियोस को या फिर हमारे चैनल के ऊपर अगर आप रेगुलरली सारे वीडियोस देखते हो तो आपने जाना ही होगा कि 4 मई 1799 के दिन किस तरह से हज़रत टीपू सुल्तान ने आखिरी जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे क्रिएट हुए और साथ ही साथ गद्दारों ने भी ऐसे वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस बना के अंग्रेज़ों को दिए जिसकी वजह से हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी। और आज की इस वीडियो में ख़ास करके मैं आपको विद प्रूफ ये बताने वाला हूँ कि फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी जैसे खुफिया तंजीमें भी 4th एंग्लो मैसूर वॉर में इन्वॉल्व थी। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि 3rd एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत से पहले ट्रैवनकोर वॉर हुआ था और ये ट्रैवनकोर पे हमला करगनोर और आयाकोटा के उन दो छोटे फोर्ट्स की वजह से हुआ था जो ट्रैवनकोर के राजा ने ब्रिटिश के हवाले कर दिया था, जो हज़रत टीपू सुल्तान को नागवार गुजरा और हज़रत टीपू सुल्तान ने काफ़ी लंबी बातचीत करने के बाद ट्रैवनकोर पे हमला कर दिए थे। और साथ ही साथ ट्रैवनकोर ब्रिटिश का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अलाई हुआ करता था। दोस्तों, जब सुल्तान की मैसूर फौज ने ट्रैवनकोर लाइंस को डिस्ट्रॉय करके थोड़ा आगे ही बढ़े थे, मद्रास से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सल्तनत मैसूर के खिलाफ ओपन वॉर को डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, वो थी 3rd एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत और 3rd एंग्लो मैसूर वॉर में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। जैसे कि सत्यमंगलम के पास एक लड़ाई में हज़रत टीपू सुल्तान के बचपन के दोस्त और लाला मियाँ के बेटे उनकी शहादत हो गई थी। दोस्तों, 3rd एंग्लो मैसूर वॉर में सल्तनत मैसूर को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन फिर भी सुल्तान की हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के बाद यानी कि 1792 के बाद में भी इन 8 सालों में यानी कि सुल्तान की शहादत और 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के बीच के ये 8 सालों में सुल्तान ने अपनी सल्तनत को और अपनी फ़ौज को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिए थे कि वो ब्रिटिश के लिए एक चैलेंज बन चुके थे यहाँ हिंदुस्तान की धरती पे। दोस्तों, 3rd एंग्लो मैसूर वॉर में हज़रत टीपू सुल्तान और सल्तनत मैसूर को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। आप लोगों ने इन वाक़यात के बारे में भी सुना होगा कि 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के उस आखिरी लड़ाई के बाद यानी कि जब कॉर्नवालिस के साथ पीस ट्रीटी साइन की गई श्रीरंगपट्टनम के अंदर, तो उस ट्रीटी के तहत सुल्तान को अपने 2 बच्चों को गिरवी रखना पड़ा, 3 करोड़ 30 लाख रुपए वॉर इंडेमिनिटी के हिसाब से देना पड़ा और साथ ही साथ सुल्तान के अनगिनत वफादार सिपह सालार वगैरह सब शहीद हो गए थे। दोस्तों, इसी जंग में यानी कि 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान ही श्रीरंगपट्टनम किले के अंदर ही सुल्तान के ज़ौजा और मल्लिकाए सल्तनत खुदादाद हज़रत रुकैया बानो उनकी शहादत हो गई थी। दोस्तों, रुकैया बानो के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन किरमानी ने अपनी किताब के अंदर बताई है उस इन्फॉर्मेशन से यही पता चलता है कि हज़रत टीपू सुल्तान रुकैया बानो के शहादत के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा उदास हो गए थे। दोस्तों, 3rd एंग्लो मैसूर वॉर में ज़रा आप सोच के देखो कि एक बादशाह जब उसकी आधी सल्तनत छीन ली जाए, उसके 2 बच्चों को गिरवी रख लिया जाए, उनके बचपन के दोस्त शहीद हो जाए, उनके चहेते सिपह सालार शहीद हो जाएं, उनकी ज़ौजा और उनकी मल्लिका शहीद हो जाए, तो आप सोच के देखो कि उस बादशाह के ऊपर क्या गुजरेगी। दोस्तों, 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत को कमज़ोर होने नहीं दिए, बल्कि उन्होंने तो सल्तनत को और तेज़ी से प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 3rd और 4th एंग्लो मैसूर वॉर के इन समझो 7-8 सालों के बीच में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनकी वजह से ये 4th एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ और अंग्रेज़ों ने जानबूझ के सुल्तान को एक तरह से फंसाने की कोशिश की थी। दोस्तों, अंग्रेज़ों की चाल से तो आप लोग वाकिफ़ ही हो कि अंग्रेज़ों की चाल इस तरह से होती है कि वो लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर थे और आज भी ये सिलसिला अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया जा रहा है पूरी दुनिया में। दोस्तों, आप ज़रा सोच के देखो,
जिस बादशाह ने अपनी सल्तनत को थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में इतना कुछ कुर्बान करने के बावजूद उन्होंने अपनी सल्तनत में हर तरफ खुशहाली लाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे ऐसे इजाद किए, बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तक सल्तनत मैसूर इतना स्ट्रांग हो चुका था कि खुद आर्थर वेल्लेस्ली ने अपने लेटर्स में यह लिखा है कि हर तरफ यहाँ पर खुशहाली थी। दोस्तों, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी हो गई, सुल्तान ने अपने बच्चों को गिरवी रख दिए और सुल्तान के बच्चों को ले जाने के बाद अंग्रेज़ भी काइंड ऑफ खामोश हो गए थे, क्योंकि सुल्तान की आधी सल्तनत तो अंग्रेज़ों के पास जा चुकी थी। और साथ ही साथ अंग्रेज़ अब बस ये देखना चाहते थे कि हज़रत टीपू सुल्तान का नेक्स्ट मूव क्या होता है या फिर अगला कदम क्या उठाते हैं सुल्तान। दोस्तों, इसी बीच अंग्रेज़ों ने ये नोटिस किया कि पूरे हिंदुस्तान में उस ज़माने में सल्तनत मैसूर सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। ये चीज़ कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को खटकने लगी और वो लोग जानते थे कि सल्तनत मैसूर के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं जो अपने ईमान को बेचकर सुल्तान के खिलाफ जाने की जुर्रत करेंगे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस को पैदा करने की भी कोशिश की जिससे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जल्द से जल्द हो जाए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं तो उसमें एक फ्रेंच का आदमी जिसका नाम रिपॉर्ट था, उसके बारे में तस्करा ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, ये फ्रेंच आदमी रिपॉर्ट फ्रांस से यहाँ सल्तनत मैसूर के अंदर आया था और उसने हज़रत टीपू सुल्तान के सामने आकर ये कहा था कि वो फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है ताकि सुल्तान की फ्रेंच गवर्नमेंट मदद कर सके, क्योंकि 1797 और 1798 के आसपास तक हज़रत टीपू सुल्तान भी ये जान चुके थे कि आज नहीं तो कल सुल्तान के ऊपर और सल्तनत मैसूर के ऊपर अंग्रेज़ किसी ना किसी बहाने से हमला ज़रूर करेंगे। तो सुल्तान भी चाहते थे कि किसी भी तरह से बाहर के देशों से भी मदद लेकर अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ा जाए। दोस्तों, इसी के तहत हज़रत टीपू सुल्तान ने रिपॉर्ट को अपने कुछ सफ़ीरों के साथ मॉरिशस भेजे। दोस्तों, उस ज़माने में मॉरिशस एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में मॉरिशस था। तो जब सुल्तान ने अपने कुछ सफ़ीरों को या एम्बेसडर्स को मॉरिशस रवाना किए रिपोर्ट के साथ, तो वहाँ पर जाकर जो वहाँ मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर थे जिनका नाम मलार्टिक कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पे एक प्रोक्लेमेशन या फिर एक समझो अनाउंसमेंट कर दी जिसमें यह कहा गया कि सुल्तान अपनी फ़ौज को बढ़ाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्रेंच सिपाहियों को तलब कर रहे हैं। दोस्तों, जब ये प्रोक्लेमेशन वहाँ मलाटिक ने डिक्लेयर की तो वो प्रोक्लेमेशन की न्यूज़ यहाँ कलकत्ता में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल्स तक भी पहुँच गई। और जब गवर्नर जनरल्स को ये खबर पहुँची तो वो लोग तो इसी मौके का इंतज़ार में थे कि बस किसी तरह से उन्हें एक मौका मिल जाए हज़रत टीपू सुल्तान और सल्तनत मैसूर पर दोबारा हमला करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर शुरू होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की दास्तान। दोस्तों, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होने ही वाला था तब हज़रत टीपू सुल्तान ने कई मुल्कों में, कई रियासतों में अपने सफ़ीरों को रवाना किए थे मदद के लिए। और इसी दौरान काबुल में या अफ़गानिस्तान के जो रूलर थे ज़मान शाह, वहाँ पे भी हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने कुछ सफ़ीरों को भेजे थे। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अब आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि उस ज़माने में फ़्लाइट की तो ट्रैवलिंग नहीं हुआ करती थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़मान शाह अपनी फ़ौज को लेके ज़मीनी रास्ते से ही उसको आना पड़ता। तो ज़मीनी रास्ते से ज़मान शाह को पहले सिंध को क्रॉस करना पड़ता, फिर इंडिया के अंदर दाखिल होकर यहाँ पर मराठा एम्पायर के साथ उसको फेस करना पड़ता और मराठा एम्पायर के बाद में सल्तनत मैसूर तक वो पहुँच सकता था। अदरवाइज़ उसको एक और ऑप्शन ये होता कि वो शायद जहाज़ों को लेकर यहाँ आ जाता, लेकिन जहाज़ों में भी ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हज़ारों फ़ौजियों को कहीं सिंध की तरफ से या अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर ट्रांसपोर्ट करना पड़े यहाँ पे तो इट्स नॉट पॉसिबल। बहरहाल दोस्तों, जब ज़मान शाह को हज़रत टीपू सुल्तान ने मदद के लिए भेजे तो उसी दौरान गुजरात के भी कई रियासतों में हज़रत टीपू सुल्तान ने ख़त भिजवाए थे कि हमें मदद कीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने मदद नहीं की। यहाँ तक कि दोस्तों, मीर हुसैन अली किरमानी और साथ ही साथ मुहिबुल हसन ने अपनी किताबों में ये तस्करा किया है कि हज़रत टीपू सुल्तान ने मराठाओं को भी इस जंग से यानी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में शामिल ना होने के लिए सलाह दिए थे। और साथ ही साथ अंग्रेज़ों के बारे में सुल्तान ने मराठाओं को ये समझाने की कोशिश भी की थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी ख़तरनाक हो सकती है हमारे मुल्क के लिए। लेकिन दोस्तों, वो दौर ऐसा था कि जब ये ना मराठे और ना ही ये निज़ाम समझ पाए कि अंग्रेज़ आखिर में चाहते क्या हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो एजेंडा था वो इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी जैसी तंजीमों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था उस ज़माने में। और साथ ही साथ
उस दौर में अगर मैं आपको कहूँ तो ये फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी ऐसी खुफिया जो तंजीमें थी ये काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग प्रोपागेंडा में माहिर थे और उन लोगों ने ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया था। बहरहाल दोस्तों, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत हुई तो जैसे जैसे सल्तनत मैसूर की तरफ अंग्रेज़ी फ़ौज यहाँ मद्रास की तरफ से निकल के आगे बढ़ने लगी, तो सुल्तान की कई फ़ौजों के साथ अंग्रेज़ों की फ़ौज की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जिसके अंदर कभी सुल्तान की फ़ौज जीतती तो कभी अंग्रेज़ी फ़ौज भारी पड़ जाती। लेकिन दोस्तों, इस फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर एक लड़ाई ऐसी हुई जो इस लड़ाई को काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट दे दिया था, और वो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ सीदासीर। दोस्तों, ये सीदासीर जो है कुर्ग के बॉर्डर, कुर्ग और सल्तनत मैसूर के बॉर्डर्स पे पड़ता है, सीदापुर जो आज का है वहाँ पे। दोस्तों, इस बैटल ऑफ सीदासीर में कर्नल स्टुअर्ट ने बॉम्बे यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ़ौज बॉम्बे की तरफ थी, वो उस फौज के एक बहुत ही बड़े स्ट्रांग लश्कर को लेकर ये कन्नौर की तरफ से सल्तनत मैसूर की तरफ आ रहा था। और जब सल्तनत मैसूर की बाउंड्रीज तक पहुंचा तो ये सीदासीर के पास आके रुका हुआ था और यहाँ पे हज़रत टीपू सुल्तान ने इसके ऊपर हमले किए थे। दोस्तों, बैटल ऑफ सीदासीर मार्च 6, 1799 को लड़ी गई थी, और इस बैटल ऑफ सीदासीर में अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रज़ा मीर मीरान, जिनको बेंकी नवाब कहा जाता था, दोस्तों इनकी शहादत हो गई थी। दोस्तों, बेंकी नवाब साहब इब्राहिम अली ख़ान साहब के फर्जंद हैं, जो हैदर अली साहब के मामू थे। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने इब्राहिम साहब की एक दरगाह की वीडियो बताई थी आप लोगों को, और उस वीडियो में मैंने इब्राहिम साहब की दरगाह की ज़ियारत भी करवाई थी। दोस्तों, बेंकी नवाब साहब इब्राहिम अली ख़ान साहब के फर्जंद थे, जो हैदर अली साहब के मामू हुआ करते थे। यानी कि उस रिश्ते के तहत बेंकी नवाब साहब हज़रत टीपू सुल्तान के कज़िन चाचा लगते थे। दोस्तों, ये बैटल ऑफ सीदासीर रमज़ान की 26 और 27वीं तारीख को हुई है, यानी कि बेंकी नवाब साहब रोज़े की हालत में शहादत पाए हैं। दोस्तों, सुल्तान ने बेंकी नवाब साहब की शहादत के बाद उनके जिस्म मुबारक को सुल्तान के गुंबज़ शाही के पास में ही मदफून करने का हुक्म सुनाया था, और साथ ही साथ यहाँ में बैटल ऑफ सीदासीर के बाद सुल्तान चाहते थे कि किसी तरह से ये दूसरी जो फ़ौज मद्रास की तरफ से आ रही है सल्तनत मैसूर की तरफ, जनरल हैरिस और कर्नल आर्थर वेलेस्ली के अंडर में, तो इस फ़ौज को भी रोका जाए। तो हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौज के आधे हिस्से को वहीं पर, यानी कि बैटल ऑफ सीदासीर जहाँ पे हुई थी, उससे बस थोड़ा सा पीछे लाकर वहाँ पर रुकाए रखे, और वहाँ पे कमरुद्दीन को ये हुक्म दिए थे हज़रत टीपू सुल्तान, इस कर्नल स्टुअर्ट की फ़ौज को यहीं पे रोक के रहे, और हज़रत टीपू सुल्तान अपनी फ़ौज को लेके मलवली की तरफ आ गए थे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पे पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें से एक वीडियो में मैंने आपको उस जगह पर जाकर, जहां पर एग्जैक्टली बैटल ऑफ मलवली हुई थी, उस जगह पर भी जाकर मैंने उस जगह को दिखाने की कोशिश की थी आपको। तो दोस्तों, अभी जहां पे मैं खड़ा हूं ये है एक्चुअल बैटल ऑफ मलवली की जगह जहां पे जंग हुई थी। अभी तो ये सब खेत वेत बन गए हैं, मगर उस ज़माने में जब 27 मार्च 1799 को बैटल ऑफ मलवली हुई थी, वो इसी लोकेशन पे हुई थी। और गूगल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जो विकिपीडिया पे दिए गए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए से मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ। दोस्तों, ये बैटल ऑफ मलवली इतनी भयानक जंग थी कि जिसमें सल्तनत मैसूर और हज़रत टीपू सुल्तान के बहुत सारे सिपाही शहीद हुए, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आया था कि जिसमें बैटल ऑफ मलवली को सुल्तान की फ़ौज जीत सकती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी अफसोसनाक बात यह है कि कमरुद्दीन जैसे गद्दारों ने यहाँ बैटल ऑफ मलवली की पूरी इस जंग के जीत को ही बदल के रख दिया था। दोस्तों, अगर उस वाक़ये को मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो वो वाक़या कुछ इस तरह से हुआ था कि जब बैटल ऑफ मलवली में सुल्तान की जो रॉकेट कैवलरीज थे, रॉकेट कुशून्स थे, उन लोगों ने अंग्रेज़ों के ऊपर भयानक हमले किए थे, और उन हमलों की वजह से अंग्रेज़ मैदान जंग के अंदर टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हज़रत टीपू सुल्तान ने कमरुद्दीन को एक बहुत बड़े लश्कर के साथ अंग्रेज़ों को साइड से हमला करने के लिए भेजा, तो कमरुद्दीन ने जानबूझ के अपने लश्कर को लेकर सुल्तान की ही फ़ौज पे हमला कर दिया। दोस्तों, वो हमला इतना कंफ्यूजिंग था कि हज़रत टीपू सुल्तान की फ़ौज समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। और दोस्तों, कहा जाता है कि उस लड़ाई में सुल्तान की फ़ौज के जो हाथी थे, बहुत सारे वो हाथी बिदक गए थे, जिसकी वजह से वो अपने ही लोगों पे हमला कर दिए थे।
दोस्तों ये बैटल ऑफ मलवल्ली कमरुद्दीन की वजह से हज़रत टीपू सुल्तान हारे थे और बैटल ऑफ मलवल्ली के बाद सुल्तान की फ़ौजें पीछे हटती गई और अंग्रेज़ चारों तरफ से घेरते गए और साथ ही साथ अंग्रेज़ों के साथ देने के लिए निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने लगभग 20 से 25 हज़ार की फ़ौज भेज रखी थी। मराठाओं ने 6 से 10 हज़ार तक की फ़ौज भेज रखी थी और इन सभी फ़ौजों ने मिलकर, जिनकी तादाद लगभग 1 से 1.5 लाख होती है, इन फ़ौजों ने सुल्तान के ऊपर कॉन्स्टेंटली हमले करते करते श्रीरंगपट्टनम पूरे आइलैंड को ही घेर लिए। दोस्तों जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर अपने लास्ट स्टेज को पहुंच रहा था तब भी अंग्रेज़ों के खिलाफ सुल्तान की एक ऐसी लड़ाई ज़रूर हुई थी कि जिसमें सुल्तान की फ़ौजें अंग्रेज़ों के ऊपर भारी पड़ गई थी। दोस्तों वो वाक़या कुछ इस तरह से है और उस जंग को बैटल ऑफ सुल्तान पेट तोपे कहा जाता है। दोस्तों ये जो बैटल ऑफ सुल्तान पेट तोपे कहा जाता है ये अप्रैल 5 और 6 की रात को हुआ था और दोस्तों इस लड़ाई में पंडित पूर्णैया अपनी फ़ौज यानी कि सुल्तान की फ़ौज के साथ मौजूद था और उसने भयानक रॉकेट कुशून्स का इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों के ऊपर भयानक हमले कर दिए थे। दोस्तों वो हमला इतना भयानक था कि आप सोच के देखो, रिचर्ड वेल्लेस्ली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका छोटा भाई आर्थर वेल्लेस्ली उस जंग में या उस लड़ाई में मरते मरते बचा था। दोस्तों इस लड़ाई और आर्थर वेल्लेस्ली की उस रात की हालत के बारे में रॉबर्ट होम्स जो मिलिट्री हिस्टोरियन हैं उन्होंने कहा है कि आर्थर वेल्लेस्ली को इस रात को 2 सीख मिली थी। पहली ये कि सुल्तान की फ़ौज कमज़ोर अभी भी नहीं हुई थी और दूसरी ये कि जो सुल्तान पेट तोपे की लड़ाई में आर्थर वेल्लेस्ली की हार हुई थी, इस हार का धब्बा आर्थर वेल्लेस्ली के चेहरे के ऊपर पूरी ज़िंदगी रहने वाला था। दोस्तों लेकिन सुल्तान पेट तोपे की लड़ाई के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से सल्तनत मैसूर की फ़ौज करीघट्टा हिल के पास सुल्तान ने रोक रखी थी या खड़ा रखी थी और सुल्तान खुद किले के अंदर मौजूद थे अपने बॉडीगार्ड्स और अपने कुछ सिपाहियों के साथ। दोस्तों 3 मई 1799 की रात को हज़रत टीपू सुल्तान ने सारे जो गद्दार थे उन गद्दारों की एक लिस्ट बनाकर अपने एक दरोगा को दिए थे ताकि वो इन गद्दारों को ढूंढे और फ़ौरन उन्हें मौत के घाट उतारे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक अजीब वाक़या हुआ कि जब सुल्तान ने उस दरोगा को वो गद्दारों की लिस्ट दिए तो वो दरोगा वहीं पे खड़ा होके यानी कि दरबार में ही खड़ा होके उस लिस्ट को पढ़ने लगा और जब वो दरोगा उस लिस्ट को पढ़ रहा था तो उस लिस्ट के सबसे ऊपर नाम मीर सादिक का था। दोस्तों इस नाम को वहाँ पे मौजूद एक नौकर ने देख लिया और उस नौकर ने जाकर फ़ौरन मीर सादिक को ये खबर दी कि तू फ़ौरन यहाँ से चला जा क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान ने तेरी मौत का फरमान जारी कर दिए हैं। दोस्तों मीर सादिक उसी रात को इमीडिएटली जो नदी के पास का एक दीवार गिरी हुई थी यानी कि जहाँ पे ब्रीच हुआ था और उस ब्रीच को भी मैंने दिखाया था, वहाँ उस ब्रीच के पास मीर सादिक गया और वहाँ पे जाकर अंग्रेज़ों के साथ उसने मुलाकात की और अंग्रेज़ों को ये बात बताई कि कल दोपहर में मैं सिपाहियों को तनख्वाह देने के बहाने मैं नीचे बुला लूँगा और आप लोग ब्रीच के अंदर दाखिल होकर इनर और आउटर रैम्पार्ट की दीवारों के बीच से होते हुए किले के अंदर दाखिल हो जाइए। दोस्तों मीर सादिक ने जब यह हुक्म सुना दिया, क्योंकि मीर सादिक तो एक हाई पोस्ट के रैंकिंग का ऑफिसर था और एक मिनिस्टर हुआ करता था सुल्तान के दौर में, तो उसने जानबूझ के सुल्तान के जो खास मेन वफादार बड़े बड़े जनरल्स थे जैसे कि दूंदिया वाघ और साथ ही साथ गाजी बाबा जैसे बेहद अहम हस्तियों को उसने गिरफ्तार करवा दिया। दोस्तों दूंदिया वाघ को मीर सादिक ने यहाँ जो थॉमस इनमेंस डंजन है वहाँ पे कैद करके रखा और गाजी बाबा को कर्नल विलियम बेली के डंजन के पास कैद किया और साथ ही साथ उनको वहीं पे शहीद कर दिया रात को। दोस्तों यहाँ पे आप लोग गौर करिए, सुल्तान के जो अहम सिपहसालार थे गाजी बाबा, यानी कि 3 मई 1799 की रात को ही गाजी बाबा को शहीद कर दिया था मीर सादिक और दूंदिया वाघ को वहाँ पे कैद किया था। और दोस्तों अगले सुबह यानी कि 4 मई 1799 को जब हज़रत टीपू सुल्तान वहाँ उस ब्रीच को इंस्पेक्ट करने गए तो वहाँ सुल्तान ने नोटिस किया कि वहाँ की जो ब्रीच है वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है कि अंग्रेज़ वहाँ से दाखिल हो पाएँ, लेकिन फिर भी कॉशियस रहने के लिए सुल्तान ने वहाँ पे जो बिल्डर्स थे या मजदूर जो किलों को जो तामीर करते थे उन लोगों को हुक्म दिया कि फ़ौरन यहाँ पे इस दीवार को पत्थरों से भर के इस छेद को भर दिया जाए। दोस्तों इसी दौरान हज़रत टीपू सुल्तान ने नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास सैयद गफ्फार हुसैन साहब को तैनात कर दिए सिपहसालार की तरह। दोस्तों सैयद गफ्फार साहब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे हज़रत टीपू सुल्तान के लिए। दोस्तों वहाँ से वापस आने के बाद हज़रत टीपू सुल्तान ने खैरात किए और इसी तरह से चलते चलते लगभग समझ लीजिए 12, साढ़े 12, 1 बजे के दरमियान यानी दोपहर के आसपास
सुल्तान के पास ये खबरें आने लगी कि अंग्रेज नदी के किनारों के पास छुपे हुए हैं। हजरत टीपू सुल्तान जानते थे कि दिन की इस कड़कती धूप में अंग्रेज हमला करने की जुर्रत नहीं करेंगे और वहाँ पे सैयद गफ्फार हुसैन साहब तैनात हैं अपनी तोपों के साथ, तो सैयद गफ्फार हुसैन साहब उनको निपट लेंगे। दोस्तों यहाँ पे सैयद गफ्फार हुसैन साहब के ऊपर किसी ने तोप चलाई। दोस्तों ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि तोप का गोला आखिर किसने चलाया था। क्या किले के अंदर से किसी ने सैयद गफ्फार हुसैन साहब को तोप का गोला मारा था या अंग्रेज़ों की तरफ से तोप का गोला आया था। दोस्तों हज़रत टीपू सुल्तान को जब सैयद गफ्फार हुसैन साहब की शहादत के बारे में पता चला तो उस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान खाना खाने बैठे हुए थे। दोस्तों सुल्तान ने लुक़मा उठाया ही था कि जैसे ही ये खबर मिली कि सैयद गफ्फार हुसैन साहब शहीद हो गए तो आप फ़ौरन खड़े हो गए और उन्होंने अपनी तलवार उठा ली और हज़रत टीपू सुल्तान के साथ उनके कुछ बॉडीगार्ड सिपाही नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास जाकर हज़रत टीपू सुल्तान ने देखा कि वहाँ पे अंग्रेज़ों के 2 कॉलम्स श्रीरंगापट्टनम किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं और एक कॉलम लेफ़्ट की तरफ से और एक कॉलम राइट की तरफ से दाखिल हो रहा है। दोस्तों जब हज़रत टीपू सुल्तान ने देखा कि जो लेफ़्ट का कॉलम है ये कॉलम सीधे सीधे श्रीरंगापट्टनम किले के अंदर दाखिल हो जाएगा वाटर गेट की तरफ से, तो हज़रत टीपू सुल्तान ने पहले तो इनको वही ऊपर से रैम्पार्ट के ऊपर से गोलियाँ चलाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहे तो सुल्तान और उनके कुछ बॉडीगार्ड सिपाही नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के अंदर इनर और आउटर मोट वॉल के बीच में से होते हुए वाटर गेट टनल तक पहुंच गए। दोस्तों वाटर गेट टनल के जो दरवाजे हैं वो 2 दरवाजे हैं, एक एंट्रेंस पे और एक एग्जिट पे। और एंट्रेंस का दरवाज़ा तो खुला हुआ था लेकिन एग्जिट के दरवाजे को मीर सादिक का जो एक नौकर या फिर उसका एक चमचा कह लीजिए वो मीर नदीम उसने बंद करवा दिया था। दोस्तों मीर नदीम उस ज़माने में श्रीरंगापट्टनम फोर्ट का किलेदार हुआ करता था, ऐसा कुछ रिवायतों में बताया गया है। लेकिन बहरहाल जब वहाँ पे वाटर गेट का रास्ता बंद कर दिया गया तो हज़रत टीपू सुल्तान के पूरे की पूरी अंग्रेज़ों की जो फ़ौज आ रही थी वो सीधे सीधे हज़रत टीपू सुल्तान और उनके कुछ बॉडीगार्ड सिपाहियों के साथ टकराने लगी। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, यहाँ तक कि मुहिबुल हसन ने भी इस बात को नरेट किया है कि इस लड़ाई में एक ऐसा मोड़ आया था कि जब सुल्तान और उनके सिपाही अंग्रेज़ों के इस पूरे कॉलम के ऊपर भारी पड़ गए थे। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त कर्नल डेविड बेड अपने सिपाहियों के साथ वाटर गेट टनल के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि कावेरी नदी के उस पार से, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया है, उस तरफ से अंग्रेज़ों की मेन फौज के साथ जा मिला और वो सुल्तान के ऊपर डायरेक्ट हमलावर हो गया। दोस्तों इस वक्त तक वहाँ पे किसी भी अंग्रेज़ को ये नहीं पता था कि यहाँ पे जिस हस्ती के साथ वो लोग लड़ाई कर रहे हैं वो खुद हज़रत टीपू सुल्तान हैं। दोस्तों इस लड़ाई में हज़रत टीपू सुल्तान के साथ मौजूद सभी सिपाही वहाँ पर शहीद हो गए और जब एक ऐसा मोड़ आया कि सुल्तान को 2 गोलियाँ लग चुकी थी तब राजा खान ने, जो सुल्तान का ख़ास ग़ुलाम हुआ करता था, उसने सुल्तान से ये बात कही कि हुजूर अगर आप कहें तो मैं इन अंग्रेज़ों को बता दूं कि आप ही टीपू सुल्तान हो, ये लोग गोलियाँ चलानी बंद कर देंगे और आपको शायद गिरफ्तार कर लेंगे। दोस्तों हज़रत टीपू सुल्तान ने इस वक्त यानी कि इस मौके पर वो ऐतिहासिक अल्फाज कहे थे कि जो शायद क़यामत तक याद रहेंगे। दोस्तों हज़रत टीपू सुल्तान ने राजा खान से कहा कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है, और तुम क्या चाहते हो कि मैं इन अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर करूं? हरगिज़ नहीं। दोस्तों हज़रत टीपू सुल्तान की ये शख्सियत थी। दोस्तों लड़ाई इसी तरह से चल रही थी और कुछ ही देर बाद ऊपर चढ़कर अंग्रेज़ जब गोलियां चला रहे थे तो उसी गोलियों की बौछार में से एक गोली आकर हज़रत टीपू सुल्तान के सीधे कान के ऊपर में लगी और वो गोली सीधे कान के ऊपर से होती हुई हज़रत टीपू सुल्तान के जबड़े तक आके अटकी थी, यानी कि गोली ऊपर से चलाई गई थी। दोस्तों आपने दूसरे वीडियोस में वगैरह देखा होगा कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि एक अंग्रेज़ आया, सुल्तान की बेल्ट निकालने की उसने कोशिश की और फिर सुल्तान ने जब उसकी तरफ तलवार मारे तो उसने सुल्तान के सर पे गोली मार दी। दोस्तों ये चीज़ कहीं पे भी प्रॉपरली कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि कोई अंग्रेज़ आया था और उसने सुल्तान के ऊपर पैर रखा था और उसने गोली चलाई थी वगैरह, क्योंकि अगर किसी अंग्रेज़ ने पर्टिकुलरली सुल्तान के ऊपर ही गोली चलाई थी तो वो अंग्रेज़ हो ना हो आगे जाके बताता कि मैंने मारा था टीपू सुल्तान को। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे एनालिसिस के हिसाब से यही पता चला है कि सुल्तान के ऊपर, किले के ऊपर चढ़े हुए सिपाहियों ने गोलियां चलाई थी, जिसकी वजह से ऊपर से आई थी गोली और सुल्तान के कनपट्टी के ऊपर में लगकर इनके जबड़े तक यानी कि नीचे ऐसे गई है गोली।
दोस्तों हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत हुई और वहाँ पर पूरे श्रीरंगपट्टनम किले के अंदर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ कि अंग्रेज़ हर तरफ लूटमार मचाने लग गए, हर तरफ हाहाकार मच गया। लगभग 11,000 लोगों की वहाँ पर शहादत हुई उस दिन, यानी कि 4 मई 1799 के दिन। दोस्तों ये हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का वो काला दिन है कि जब सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने सुल्तान के जिस्म मुबारक के पास खड़े होकर ये दावा किया था कि आज से हिंदुस्तान हमारा गुलाम है। दोस्तों अब आते हैं हम लोग आज की इस वीडियो की मेन टॉपिक की तरफ कि सुल्तान की शहादत के पीछे और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के पीछे फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी का कैसे हाथ है। दोस्तों हमारी रिसर्च में पता चला है कि अंग्रेज़ों की फ़ौज की तरफ से एक कर्नल हुआ करता था जिसका नाम था लैकलैंड मैक्वायर। दोस्तों ये लैकलैंड मैक्वायर 1788 में इंडिया पहली बार आया था और इसने 2 साल यहाँ पर एक्टिव सर्विस की थी और 1790 से 1792 तक यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म होने तक ये एबरकॉम्बी की फ़ौज के अंदर डायरेक्टली एक सिपह सालार की तरह से यानी कि एक कर्नल की तरह से वो फ़ौज में वहाँ पे काम किया करता था। और साथ ही साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस की फ़ौज जब श्रीरंगपट्टनम को घेर कर पूरी सल्तनत मैसूर के ऊपर हमलावर हुई थी उस टाइम पे भी ये लैकलैंड मैक्वायर वहाँ पे मौजूद था। दोस्तों इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद लैकलैंड मैक्वायर ने डायरेक्टली फ्री मेसनरी ज्वाइन की और फ्री मेसनरी ज्वाइन करते ही बहुत ही हाई लेवल के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ इसकी दोस्ती रही और साथ ही साथ 4 मई 1799 यानी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दिन भी ये लैकलैंड मैक्वायर अंग्रेज़ों की फ़ौज की तरफ से मौजूद था। दोस्तों ये फ्री मेसन है और आप अगर चाहो तो इस लैकलैंड मैक्वायर के बारे में आप इसके विकिपीडिया पेज पे भी पढ़ सकते हो कि ये लैकलैंड मैक्वायर फर्स्ट डिग्री फ्री मेसनरी से बिलोंग करता था। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हो कि सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने एक एक करके पूरे हिंदुस्तान पे सिर्फ 50 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिए और हिंदुस्तान को यहाँ गुलाम बनाने के बाद यहाँ की पूरी दौलत को लूट कर अंग्रेज़ डायरेक्टली अपने कंट्रीज़ में और अपने प्रोपागेंडास के अंदर इन्वेस्ट किए। दोस्तों इन्हीं वाक़यात के बाद सल्तनत उस्मानिया को भी ख़त्म किया गया और आज जो फसादात आप देख रहे हो जैसे कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पे जुल्म किया जा रहा है, मजलूमों को मारा जा रहा है वगैरह, ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो 1799 में सुल्तान की शहादत के बाद से शुरू हुई है। बिकॉज अंग्रेज़ों को यहाँ हिंदुस्तान से जो दौलत मिली वो दौलत सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं गई थी बल्कि इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी जैसे खुफिया तंजीमों के पास भी गई थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा और साथ ही साथ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से 4 मई है यानी कि हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत का दिन। दोस्तों हमारी ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत टीपू सुल्तान और उन तमाम शहदा को जो सल्तनत मैसूर को बचाने के लिए अपनी जानों को निछावर किए और शहादत पाए उन सबको अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला दर्जात और मुकाम अता फरमाए। दोस्तों हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत से रिलेटेड एक ऐसा फोल्कलोर वाक़या भी है जिसमें माना जाता है और कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान जानते थे कि उनकी शहादत होने वाली है। दोस्तों ये वाक़या किसी किताब में नहीं है बल्कि ये एक फोल्कलोर है और इस वाक़ये को मैंने हमारे पीरो मुर्शद से सुना था। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं उस वाक़ये की भी एक वीडियो बनाऊं और नरेट करूं आपको तो आप बराए मेहरबानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।